पहुंच गए हम काजा। ये देख लीजिए, इधर से हम आए थे अभी, और इधर जो है रोड आगे ब्लॉक है, तो काजा में खड़े हैं। स्थिति ख़राब है। हमारा टूर ऑपरेटर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। BSNL के ऑफिस के सामने खड़े हैं हम लोग। पेट्रोल पंप क्रॉस करके आगे जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है ना, हाँ जो अच्छा चूल्हे जी, हाँ जो बैठो। हाँ नहीं साथ ही है। क्या ये जो टैंकी दिख रही है ना, ब्लैक टैंकी ना, वहीं रोक लो, सामान वहाँ उतार के गाड़ी फिर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विथ अनुपम में। आज तारीख 11 मार्च 2025, दिन मंगलवार, और हमें समय ताबो हिमाचल प्रदेश में। कल शाम हम यहाँ पहुँचे थे और यहीं इस फुनशुक होम स्टे में हम रुके हुए हैं। कल रात जल्दी सो गए थे तो सुबह नींद जल्दी खुल गई, तो प्लान किया कि थोड़ी देर ताबो को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अभी यहाँ कोई हलचल नहीं है, लगता है मैं अकेला ही सड़क पर टहल रहा हूँ। इस समय टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यह है वो गेट जिससे कल हमने ताबो में एंटर किया था। हाईवे पर सामने की तरफ से हम आए थे और इस तरफ ये हाईवे काजा की तरफ जा रहा है। ताबो विलेज के लिए इसी गेट से अंदर जाना होता है। इस गांव के लगभग सारे एस्टेब्लिशमेंट इसी गेट के अंदर हैं, और यहीं पर है वो विश्व प्रसिद्ध ताबो मोनेस्ट्री, जिसे आज हम देखेंगे। क्या खास बात है इस मोनेस्ट्री के बारे में, वो सब मैं आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा। मोनेस्ट्री अभी क्लोज्ड है और लगभग 10 बजे ही खुलेगी, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चेकआउट के बाद यहाँ से रवानगी के पहले मोनेस्ट्री को देखेंगे। अगर आप देख पा रहे हो, सामने पहाड़ पर एक स्टीप स्लोप पर तिब्बती भाषा में मंत्र लिखा हुआ है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। इतनी खड़ी ढलान पर पता नहीं ये कैसे लिखा होगा। 7:30 बजे तक मैं टहलकर वापस आ गया। अब तक श्रीमती जी भी तैयार हो गई हैं और बैग्स पैक कर रही हैं। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में सबसे ज्यादा सुकून तो इसी जगह पर मिलता है। बाहर मौसम कैसा भी हो, यहाँ एक सुखद गर्माहट बनी रहती है। सुबह 8 बजे हमें नाश्ता सर्व कर दिया। गर्मा गर्म आलू के पराठों के साथ अचार और मक्खन ने माहौल बना दिया। अभी 1-1.5 घंटा हम और यहीं आराम से बैठेंगे, क्योंकि जब तक मोनेस्ट्री खुलने का टाइम नहीं होता, यहाँ से निकलने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, कल शाम को यहाँ आने से लेकर आज सुबह तक इस फुनशुक होम स्टे में हमें बहुत अच्छी सर्विसेज मिली हैं। हमारे हिसाब से यहाँ ताबो में ये स्टे के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। 9 बजे हमने चेकआउट किया और निकल पड़े मोनेस्ट्री की तरफ, जो यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर दूर है। मोनेस्ट्री अभी पर्यटकों के लिए खुली नहीं है। वैसे भी मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस रहस्यमय घाटी में स्थित इस ताबो मोनेस्ट्री के बारे में, जिसे हिमालय की अजंता भी कहा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। इसकी स्थापना 996 ईस्वी में उन्हीं बौद्ध विद्वान द्वारा की गई थी, जिनके बारे में हम कल्पा मोनेस्ट्री की विजिट से ही चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, रिनचेन जांगपो। जरा सोचिए, आज 21वीं सदी में भी इस क्षेत्र में यातायात सुगम नहीं है, तब 1000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, कैसे ये निर्माण संभव हुए होंगे। हालांकि इस मठ में कई निर्माण काफी नए हैं और प्राचीन निर्माण बड़े सीमित क्षेत्र में हैं। बनावट काफी साधारण है, जिसमें मिट्टी और पत्थरों का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके अंदर कदम रखते ही हम इतिहास के एक पवित्र अध्याय में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ कुल 9 मंदिर और कई स्तूप हैं, जहाँ आज भी बौद्ध साधु ध्यान करते हैं। अंदर की दीवारों पर बौद्ध देवी देवताओं के अद्भुत चित्र अंकित हैं। इन वॉल पेंटिंग्स में इतनी बारीकी है कि मानो चित्रकारों ने अपनी आत्मा उंडेल कर रख दी हो। कई मिट्टी से बनी मूर्तियां भी हैं और हर मूर्ति में बौद्ध दर्शन की गहराई छुपी हुई है। कहा जाता है कि तिब्बती धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा ने एक बार कहा था कि यदि वो कभी संन्यास लेंगे तो ताबो मठ में ही रहना चाहेंगे। ताबो मठ केवल देखने भर की चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने की जगह है। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा और मंत्रों की गूंज मन को गहरे तक छू जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जो आपके सफर को एक आध्यात्मिक अर्थ दे सकती है। कुछ पल के लिए ही सही, आपको समय से परे ले जा सकती है। दोस्तों, ताबो विलेज 3280 मीटर की हाइट पर बसा है और यहाँ लगभग 350 लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं। चौंकिए मत दोस्तों, पूरी स्पीति घाटी की जनसंख्या कुछ हजार ही है। ताबो मठ की शांत दीवारों से निकलकर अब हम जा रहे हैं काजा।
अगले 2 दिनों तक हमारा स्टे काजा में ही रहने वाला है। काजा पहुंचने के पहले हम रास्ते में कुछ स्पॉट्स को विजिट करेंगे, जिनमें से सबसे पहला है धनकर मोनेस्ट्री, जो यहाँ ताबो से 30 किलोमीटर दूर है। अभी सड़क सर्पीली तो है, पर पहाड़ी मोड़ नहीं है, क्योंकि हम नदी के किनारे किनारे पहाड़ काट कर बनाई गई सड़क पर चल रहे हैं। लैंडस्केप की बात करें तो बिल्कुल सामने के पहाड़ भी ज्यादा ऊंचे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनके सापेक्ष हम खुद भी काफी ऊंचाई पर हैं। यहाँ कहीं कहीं तो ऐसा लगता है ये चट्टान नहीं, रेत के टीले हैं। ये चट्टानें इतनी भुरभुरी हैं कि जब हवा तेज चलती है तो इनमें क्षरण या इरोजन होने लगता है। ये आकार इन चट्टानों को उसी कारण मिला है। सड़क पर कभी तो कोलतार दिखने लगता है और कहीं ऐसा लगता है कि ये कच्ची सड़क है। बार बार ब्रेक लगाने और गियर चेंज करने में ड्राइव करने वाले के कस पल ढीले पड़ जाते हैं। रेत के टीलों जैसे दिखने वाले ये पहाड़ कहीं खिसक कर सड़क पर ना आ जाएं। हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि कुछ वर्कर संभावित लैंडस्लाइड की चेतावनी देते हुए जल्दी जल्दी वहां से निकल जाने का इशारा करते हुए मिल ही गए। पता नहीं कैमरे में कैद हो पाया कि नहीं, पर मैंने खुद छोटे छोटे पत्थर खिसकते हुए देखे। ये कब बड़ा रूप ले लें कोई ठिकाना नहीं। अब इस पॉइंट पर हम काजा जाने वाली रोड को छोड़कर धनकर की तरफ मुड़ गए हैं। लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए जाहिर है घुमावदार पहाड़ी रास्तों से ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पिछले 3 दिन से मैं आपको बैक टू बैक मोनेस्ट्रीज ही दिखा रहा हूं, तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भले ही हम इस दुर्गम क्षेत्र की यात्रा को एक एडवेंचर के तौर पर ले रहे हैं, पर रास्ते में पड़ने वाले इन ऐतिहासिक स्मारकों को देखने का सौभाग्य भी मिल रहा है। हमारे इस विशाल और महान देश में कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये उसे करीब से महसूस करने का मौका भी है। तो लीजिए दोस्तों, बातों बातों में हम पहुंच गए धनकर। दोस्तों, धनकर आकर हम 3900 मीटर की हाइट पर पहुंच गए हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा और कम हो गया है, पर चूंकि हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है तो ये मैनेजेबल है। स्थानीय भाषा के शब्द धनकर के माने होते हैं पहाड़ पर बना किला। ये नाम इस जगह को सूट भी करता है। खड़ी पहाड़ी चट्टान पर स्थापित है ये धनकर मोनेस्ट्री। यहाँ से 2 नदियों पिन और स्पीति का संगम साफ दिखता है। हालांकि ये दृश्य हम कैप्चर नहीं कर पाए। 1000 साल पुराना ये मठ तिब्बती बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये पहले स्पीति के राजा का किला हुआ करता था। यहीं से उन्होंने पूरे क्षेत्र पर शासन किया और बाद में इसे बौद्ध ध्यान और शिक्षा केंद्र में बदल दिया गया। यहाँ के पुराने बौद्ध चित्र, थांका पेंटिंग्स और मूर्तियों में तिब्बती कला की झलक है। मठ में मुख्य पूजा स्थल लाखांग है, जहाँ भगवान बुद्ध के अलग अलग रूपों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दूसरी मोनेस्ट्रीज की तरह यहाँ भी एक सीमित क्षेत्र में ही वीडियोग्राफी करना अलाउड है। जो कुछ भी इन स्थानों पर आकर हम देख रहे हैं, उन्हें शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं है। यहाँ पास ही धनकर झील है, जहाँ तक ट्रैक करके जाना पड़ता है, पर सर्दियों में वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम समर सीजन में यहाँ आते हैं तो एक नदी घाटी पिन वैली को भी आसानी से विजिट कर सकते हैं। जहाँ तक स्पीति टूर का सवाल है, हमारे ड्राइवर कमल जी का अनुभव कुछ ज्यादा नहीं है। वो पहले 1-2 बार यहाँ आए हैं। उन्होंने हमारी मुलाकात स्पीति क्षेत्र में टूर करवाने वाले एक अनुभवी ऑपरेटर अमृतपाल जी से करवाई, तो उनसे बातचीत के कुछ अंश आप भी देखिए। कहाँ से कहाँ तक काउंट करते हैं? दिस इज कॉल्ड विंटर स्पीति। 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक जो होता है वो मेन विंटर स्पीति स्पीति का का सीजन होता है। अच्छा। जिसमें मैक्सिमम स्नो मिलती है, स्नोफॉल मिलता है और अच्छे से अच्छा व्यू मिलता है, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे अपना एक नॉर्मल पहाड़ों वाला सीन नहीं है, ग्रीनरी नहीं है। ये जो भी आप पेड़ भी देख रहे हो, ये रिसेंटली पिछले 2 साल से प्लांटेशन शुरू हुई है। अच्छा। LST में कभी भी बारिश नहीं होती थी। मानसून होता ही नहीं, पड़ेगी तो बर्फ पड़ेगी, नहीं तो डेजर्ट ही था। विंटर स्पीति में यहाँ पे होटल्स बंद रहते हैं, सिर्फ होम स्टे चलते हैं। अच्छा। हाँ जी, समझ में आप आओगे तो होटल्स भी मिल जाएंगे। ठीक। भाई समर में आने का एक अलग मजा है, अच्छा। विंटर्स में देखने का अलग मजा है। अभी क्या आपको ठंड लग रही है, दिन रात थोड़ा मोटे मोटे कपड़े पहन के भी परेशान हो रहे हो, कहीं गाड़ी जा रही है नहीं जा रही है। समझ में क्या होता है कि हर जगह आप इजिली चले जाते हो, इजिली कपड़े पहनो, इजिली नहाना धोना भी, इतना पानी ठंडा भी नहीं लगता जी। का एक अलग एक्सपीरियंस है वो। प्रॉपर्ली चंद्रताल भी होता है जी, वहाँ पे लेक भी कर सकते हो। फिर वो वैसे भी एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला रूट है। हाँ जी, उसमें रोड नहीं है जी, बिना रोड के गाड़ी से। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। चलिए दोस्तों, 12:15 का टाइम हो गया है। अब यहाँ से आगे का सफर शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने महसूस किया कि लैंडस्केप ने अपना रूप तो नहीं बदला, पर रंग बदलने लगा है। पहले सफेद रंग की आभा केवल पहाड़ी शिखरों पर थी, जो अब विस्तार लेकर नीचे नदी तक आ गई है, और आगे थोड़ा चलेंगे तो ये सड़क तक आ जाएगी। दोस्तों, अभी पिन वैली का जिक्र हुआ था, जहां हम नहीं जा पाए, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं उस स्थान पर जहां पिन नदी और स्पीति नदी
आपस में मिलती हैं। गाड़ी खड़ी करने लायक जगह नहीं है और ऊपर से पत्थर गिरने का भी खतरा है, तो हम इस संगम स्थल से थोड़ा आगे जाकर रुके हैं। नदी का लगभग पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ कि आप भी ये संगम होता हुआ देख लें। सामने के पहाड़ों से लेकर नीचे यहाँ सड़क के किनारे तक स्पीति नदी का बहाव क्षेत्र यानी रिवर बेड है, जो लगभग पूरा बर्फ से ढका हुआ है। बीच में जहाँ से भी जगह मिल रही है, नदी पतली धाराओं में बटकर अपना रास्ता बना रही है। यहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि आ गया लिंगती विलेज। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ भी हमें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल सकता है। लिंगती नदी जो स्पीति नदी की ट्रिब्यूटरी है और ऊपर ग्लेशियर से आती है, यहाँ आकर एक वाटरफॉल का रूप लेती है। पर सर्दियों में ये वाटरफॉल जमकर बर्फ बन जाता है। हम मिड मार्च में यहाँ पर हैं और अभी भी ये काफ़ी हद तक जमा हुआ है। आगे अप्रैल से अक्टूबर तक ये बाकायदा जलप्रपात जैसा ही रहेगा, पर नवंबर से फरवरी या मार्च तक यह इसी तरह जमा रहता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा थोड़ा पिघलने भी लगा है। दोस्तों, स्थानीय भाषा में लिंगती के माने होते हैं वो औजार जिससे पत्थर काटे जाते हैं। इस नदी को यह नाम तेज बहाव से इसके द्वारा चट्टानों के कटाव के कारण मिला होगा, पर इस शदीद सर्द मौसम में ये भी जमकर जड़वत हो गई है और इसकी धार कुंद पड़ गई है। यहाँ नीचे तलहटी में बर्फ की दीवारें बनाकर एक कैफे भी चलता है, पर अब सीजन खत्म होने को है तो अब वो यहाँ नहीं है, पर उसके अवशेष वहाँ पड़े हुए हैं। इस पुल को क्रॉस करते ही लिंगती नदी भी स्पीति नदी में समा जाएगी। बस अब थोड़ी ही देर में हम काजा पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, इस समय दोपहर के 2 बजे हैं और हमें बहुत तेज भूख लगी है। ताबो में सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट के बाद से कहीं कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं कि जहाँ कुछ खा लिया जाए। खाना तो दूर की बात, चाय तक नसीब नहीं हुई। अब तो हम जल्दी से जल्दी आज के ठिकाने पर पहुँचना चाहते हैं। पर उसमें भी एक इशू खड़ा हो गया है। हमारे टूर ऑपरेटर ने जो आइटनरी हमारे ड्राइवर कमल जी को भेजी है और जो डिटेल्स हमें दिए हैं, उन दोनों में यहाँ काजा में स्टे की जगह अलग अलग मेंशन्ड है। क्लियरिफिकेशन के लिए हम टूर ऑपरेटर को फोन लगा रहे हैं तो कभी फोन लग नहीं रहा है तो कभी कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है। बड़ी मुश्किल से बात हुई तो पता चला जो डिटेल्स मेरे पास हैं वो सही हैं। फिर हमने गूगल मैप पर वहीं की लोकेशन लगा ली है, पर लगता है हमारी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। गूगल मैप के हिसाब से हम हाईवे छोड़कर लेफ्ट में काजा टाउन के अंदर आ गए, पर थोड़ा ही आगे चले तो पता चला कि आगे भारी बर्फ के कारण रोड ब्लॉक है। कुछ पूछताछ की तो लोगों ने उस होम स्टे की लोकेशन के बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर दी। जैसे तैसे टूर ऑपरेटर को फोन लगा, उसे समस्या बताई तो उसने होम स्टे का नंबर दिया और कहा कि आप बात कर लो। साथ ही उसने बताया कि वो खुद भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि होम स्टे वाले का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फ्रस्ट्रेशन के साथ तेज भूख और ऊपर से गजब की ठंड, मन में विचार आया कि क्यों ना खुद से ही कोई स्टे की जगह ढूंढ लें। इतने में एक फोन आया और बात करने वाले ने बताया कि हमारी बुकिंग होम स्टे वाले ने किसी कारण से कैंसिल कर दी है और अब हमारी बुकिंग उनके होम स्टे में है। फिर उनके बताए रास्ते पर जाने के लिए हम दोबारा हाईवे पर आए और जैसे तैसे वहां पहुंचे। आखिर क्यों हमारी बुकिंग कैंसिल हुई और इसकी जानकारी हमारे टूर ऑपरेटर को क्यों नहीं थी, ये सब बातें मैं आगे आने वाले इसी सीरीज के आखिरी पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल हम होम स्टे में चेक इन कर लेते हैं, जिसका नाम है गावा होम स्टे। यहाँ चेक इन के बाद जो राहत की सांस हमने ली थी वो अगले 5 मिनट ही कायम रही, क्योंकि हमें जो रूम दिखाया गया वो फर्स्ट फ्लोर पर था और उसका टॉयलेट ऑपरेशनल नहीं था। कारण था ड्रेनेज लाइन में जमी हुई बर्फ। ये वाला हमने बहुत कोशिश किया ना खोलने के, 2 दिन हुआ खुले ही नहीं। मतलब क्या ड्रेन खराब चौके? ड्रेन चौके? ड्रेन हाँ जमा हुआ होगा ना। और साथ ही टॉयलेट के फर्श पर गिरा हुआ पानी थोड़ी ही देर में हार्ड और ट्रांसपेरेंट आइस बन जाता है, जिस कारण फिसलने का खतरा बना रहता है। पानी जैसे गिरते जम रहा है ना, जम रहा है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आपको आदत नहीं है, क्योंकि ये आइस में दिखता नहीं है ना, बट है देखो नीचे आइस जमा हुआ है नीचे। हाँ। इतनी तेज सर्दी में इन टॉयलेट्स को ऑपरेशनल रखना वैसे भी बड़ा चैलेंजिंग होता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से 1 या 2 टॉयलेट्स को उपयोग के लायक बनाए रखते हैं। हमें बताया गया कि हर बार टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आना पड़ेगा, वो भी नीचे आना पड़ेगा सीढ़ी उतर के। ये हमारे लिए काफी असुविधाजनक था। काफी देर माथा पच्ची के बाद इन्होंने हमारा इंतजाम ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में कर दिया
जो ये खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, बस ये होटल रूम की तरह ना होकर घर के कमरे जैसा था। और जब नाम ही होम स्टे है तो होम जैसी फीलिंग भी आनी चाहिए। काजा पहुंचने के थोड़ा पहले शुरू हुआ तनाव का दौर खत्म हुआ और यहाँ गावा होम स्टे में हमारी खातिरदारी का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा लंच यहाँ शेड्यूल्ड नहीं था, पर जब इन्हें पता चला कि हमने आज लंच नहीं लिया है तो हमारे लिए फटाफट पुलाव का इंतजाम किया। अब चूंकि हम रिलैक्स थे तो विचार आया कि काजा टाउन को थोड़ा घूम लेते हैं। वैसे भी अभी दोपहर के 3:30 ही बजे हैं। हमने बाहर घूमने जाने का प्लान होम स्टे की ओनर को बताया तो उन्होंने हमें गाइड करने के लिए अपनी बिटिया को हमारे साथ भेज दिया। चलिए आप भी इस शांत और छोटे से कस्बे की सैर हमारे साथ कर लीजिए। हम अपनी यंग एज से ही हिमाचल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर यह पहला मौका है कि इतने बर्फीले मौसम में हम यहाँ आए हैं। किन्नौर और स्पीति घाटी में घूमने का भी ये हमारा पहला अवसर है। इस तरह के दृश्य हमारे लिए कौतूहल का विषय है। विंटर सीजन में स्पीति वैली के नज़ारे अब तक केवल वीडियोज में ही देखे थे। कई दिनों से इस माहौल का साक्षात्कार करने की तमन्ना थी। इस बार सारे समीकरण सही बैठ गए तो हमने यहाँ आने की हिम्मत कर ही ली। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने महसूस किया है कि ठंड तो यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा रहती है, पर 1-2 लेयर गर्म कपड़ों की एक्स्ट्रा डाल ली जाएं तो आराम से काम चल जाता है। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरी चेस्ट पर गंभीर चोट आई थी। लंग्स में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद से मेरे लंग्स पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। अनुवांशिक कारणों से मैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से भी पीड़ित हूँ और मुझे रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और तो और 2021 में मैं गंभीर रूप से कोरोना का संक्रमण भी झेल चुका हूँ। उम्र भी 58 साल के आसपास है, पर आप देख सकते हैं कि मैं पिछले 4-5 दिन से बढ़िया घूम रहा हूँ। ये सब बातें मैं आपको आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि ये जताने के लिए बता रहा हूँ कि यदि हम रिस्क को समझकर पूरी तैयारी के साथ यहाँ आते हैं तो ऐसा सच कोई खास दिक्कत नहीं होती है। काजा टाउन में थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद हम होम स्टे में वापस आए और यहाँ के सबसे आरामदायक हिस्से में यहाँ के ओनर और उनके परिवार के साथ गपशप करके अपना समय बिताया। घर के इस हिस्से को मखंग कहते हैं। खांग का अर्थ स्थानीय भाषा में कमरा होता है और माँ के माने होते हैं आग, तो इस लिहाज से मखंग का मतलब हुआ वो कमरा जहाँ आग जलती रहती है। बातचीत का दौर चलता रहा और यहाँ के ओनर अपने काम भी निपटाते रहे। अब टाइम हो गया है डिनर का, तो चलिए अब स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ लेते हैं और स्पीति टूर की हमारी इस वीडियो सीरीज के 5वें पार्ट को समाप्त करते हैं। इस वीडियो सीरीज का अगला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हमें कोई बहुत लंबी जर्नी तो नहीं करना है, पर आसपास के कुछ फेमस स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने में पूरा दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।